साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस का जो 365 नामक जो मैगजीन आती है अलग अलग सेक्शन की, अर्थात राज्य व्यवस्था, विज्ञान प्रौद्योगिकी, हिस्ट्री, इस तरह से, तो इसके तहत जो राज्य व्यवस्था की 365 है उसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो इससे संबंधित यह तीसरा वीडियो है। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले केंद्र राज्य संबंध से संबंधित जो भी चीज़ें हैं या जो भी घटनाक्रम हुई हैं जनवरी 2021 तक, मई 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक में, उनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यह जो पूरा 365 है, यह आपके आगामी जो भी पीसीएस के एग्ज़ाम होंगे, स्टेट पीसीएस या जो यूपीएससी का जो पेपर होगा, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी जो अन्य एग्ज़ाम है उसके लिए भी कॉन्सेप्ट बनाने के लिए भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको प्रारंभ करते हैं। केंद्र राज्य संबंध में सेंटर स्टेट रिलेशन में जो पहला है वो छठी अनुसूची से संबंधित है, 6th शेड्यूल के बारे में। तो यह सुर्खियों में क्यों था? तो सुर्खियों में इसलिए रहा कि अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने संपूर्ण राज्य को संविधान की छठी अनुसूची में सम्मिलित किए जाने हेतु सर्वसम्मत से एक संकल्प पारित किया है। क्योंकि अभी जो है 4 राज्य जो हैं वो छठी अनुसूची में आते हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश जो है वो 5वीं अनुसूची का है, तो ये छठी अनुसूची में जाने के लिए इसने एक संकल्प पारित किया है। थोड़ा सा पृष्ठभूमि देखते हैं। इससे पहले राज्य सरकार ने मांग की थी कि संविधान में संशोधन करके अनुच्छेद 371H को निरस्त किया जाए तथा अरुणाचल प्रदेश को नागालैंड और मिजोरम की तर्ज पर अनुच्छेद 371A और अनुच्छेद 371G के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए। अब थोड़ा देखते हैं 371A और 371G क्या है। तो देखिए 371A जो है ये आपका नागालैंड के संबंध में है और 371G जो है वो आपका मिजोरम के संबंध में है। तो अनुच्छेद 371A और 371G क्रमशः नागालैंड और मिजोरम राज्य के जनजातीय लोगों की धार्मिक तथा सामाजिक प्रथाओं, ऋणजन्य विधियों और भूमि के स्वामित्व एवं हस्तांतरण के अधिकारों के संबंध में विशेष सुरक्षा प्रदान करता है। वहीं जो अनुच्छेद 371H है जिसको निरस्त करने की मांग अरुणाचल प्रदेश ने किया है, इसके अंतर्गत राज्य के राज्यपाल को कानून व्यवस्था के संबंध में और इस संबंध में उसके कृत्यों का निर्वहन करने के लिए विशेष उत्तरदायित्व प्रदान किया गया है। तो देखिए, हालांकि वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में वर्ष 1873 का बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट लागू है, जिसके तहत इनर लाइन परमिट वाला जो कॉन्सेप्ट आता है उसके तहत यहाँ पे लागू है। यह भारत के सभी नागरिकों को बिना वैध इनर लाइन परमिट के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने से प्रतिबंधित करता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे जो 371 अनुच्छेद 371 है उसको देखते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 371 से 371J के अंतर्गत 11 राज्यों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। इसका उद्देश्य इन राज्यों की आकांक्षाओं को पूरा करना, राज्यों की जनजातियों और स्थानीय लोगों के सांस्कृतिक एवं आर्थिक हितों की सुरक्षा करना एवं इन राज्यों के किसी हिस्से में कानून व्यवस्था के अव्यवस्थित होने पर उसे प्रबंधित करना है। मतलब देखिए, 5वीं अनुसूची में के तहत जो है 7 राज्य हैं को शामिल किया गया, उसमें और राज्यों को जोड़ा जा सकता है, और छठी अनुसूची में जो है 4, तो 7 4 11 राज्यों को इसके तहत प्रबंधित किया जाता है। अब इनर लाइन परमिट की बात ये थोड़ा सा करें तो इनर लाइन परमिट एक दस्तावेज है जो किसी भारतीय नागरिक को, यहाँ पे किसी भारतीय नागरिक की बात है, किसी भारतीय नागरिक को इनर लाइन परमिट व्यवस्था के अंतर्गत संरक्षित किसी राज्य में यात्रा करने या रहने की अनुमति प्रदान करता है। यह ब्रिटिश कालीन विनियमन है अर्थात रेगुलेशन है, जिसे बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 के अंतर्गत ब्रिटिश क्राउन के व्यावसायिक हितों की पूर्ति हेतु निर्मित किया गया था। अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, ये इनर लाइन परमिट व्यवस्था द्वारा संरक्षित राज्य हैं। इसमें बाद में जो है मणिपुर को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पर इन राज्यों में इनर लाइन परमिट व्यवस्था लागू है। अब ये तो बात हुआ जो भारतीय नागरिकों के लिए। यदि विदेशियों को परमिट चाहिए तो उनके लिए क्या बात कही गई है? तो भूटान के नागरिकों को छोड़कर, मतलब भूटान के नागरिकों को एक्सेप्शन है, उनको छोड़कर प्रत्येक विदेशी जो संरक्षित या प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने या रहने का इच्छुक है, उसे सक्षम प्राधिकारी से एक विशेष परमिट प्राप्त करना आवश्यक होता है, जिसे संरक्षित क्षेत्र परमिट या प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट कहते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जो इनर लाइन परमिट है वो भारतीय नागरिकों के लिए ही है। आगे चलते हैं। अब छठी अनुसूची के बारे में बात कर लेते हैं। तो संविधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम, ये 4 राज्यों के नाम याद रखिएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मिजोरम और मणिपुर में कन्फ्यूजन होता है, तो याद रखिएगा मिजोरम इसमें शामिल है। तो मिजोरम की जनजातियों को संविधान के अनुच्छेद 244 के 2
और 275 एक के प्रावधानों के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन चलाने का अधिकार प्रदान किया गया है। अब 244 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 244 जो है वो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के रूप में निर्दिष्ट कुछ क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध करता है, जबकि 275 का जो 75 है यह भारत की संचित निधि पर भारित विधिक अनुदानों के लिए प्रावधान करता है। ऐसे अनुदानों में विशिष्ट अनुदान भी सम्मिलित हैं जो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की अभिवृद्धि, मतलब उनके कल्याण करने या किसी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को उन्नत करने के लिए होते हैं। अब इससे यहाँ पर थोड़ा सा स्वायत्त शासित जिलों के रूप में पूर्वोत्तर भारत के जो पंजीकृत क्षेत्र हैं, मतलब ये जो छठी अनुसूची में जो 4 राज्य हैं आपके, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम, यहाँ पे कुछ स्वायत्त शासित जिले हैं, जिलों के रूप में पंजीकृत क्षेत्र हैं। इनको देख लेते हैं किस राज्य में कौन कौन से स्वायत्त शासित जिले हैं। तो असम में देखें तो यहाँ पे बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद, कार्बी आंगलांग स्वशासित जिला परिषद और दीमा हसाओ स्वशासित जिला परिषद, इनको कई बार मिलान करने के लिए पूछा गया है। मेघालय गारो हिल्स स्वशासित जिला परिषद, जयंतिया हिल्स स्वशासित जिला परिषद और खासी हिल्स स्वशासित जिला परिषद। त्रिपुरा में त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वशासित जिला परिषद है, जबकि मिजोरम में चकमा स्वशासित जिला परिषद, लाई स्वशासित जिला परिषद और मारा स्वशासित जिला परिषद यहाँ पर पंजीकृत क्षेत्र हैं। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ अन्य जो संबंधित तथ्य हैं उनको भी थोड़ा देखें तो अरुणाचल प्रदेश को छठी अनुसूची में सम्मिलित किए जाने के लिए संवैधानिक संशोधन जो है की आवश्यकता होगी। अभी ये 5वीं अनुसूची में है, 5वीं अनुसूची में, इसे छठी अनुसूची में लाना है तो इसे संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा, और परंतु वो संवैधानिक संशोधन जो है अनुच्छेद 368 के दायरे के बाहर होगा। ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जिसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 338A के तहत किया गया है, इस आयोग के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की अनुशंसा की गई है। मतलब यहाँ पर आयोग के द्वारा यदि अरुणाचल प्रदेश के लिए अनुशंसा की जाती तो जो केंद्र सरकार है वो इस पर विचार कर सकती है। नागरिकता संशोधन अधिनियम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA में भी छठी अनुसूची तथा इनर लाइन परमिट के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छूट प्रदान की गई है। अब कुछ बात देख लेते हैं कि कौन से ऐसे एडवांटेज हैं छठी अनुसूची में शामिल होने का जिसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश जो है इसमें शामिल होना चाहता है। तो देखिए, पहला तो है यहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती हैं, स्वायत्त शासित जिला परिषद होती हैं, कुछ ऑटोनोमस रीजन होते हैं, और जो ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होते हैं इनको कुछ पावर दी गई होती है। तो इसके बारे में देखें पहले तो जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होते हैं, स्वायत्त शासित जिला परिषद, इनके बारे में थोड़ा सा, इसके बारे में जो छठी अनुसूची में शामिल है 4 राज्य, यहाँ पे देखें तो देखिए जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र हैं इसमें स्वशासी या स्वायत्त शासित जिलों का गठन किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो स्वायत्त शासित या स्वशासित जो जिले हैं ये संबंधित राज्य के कार्यकारी प्राधिकार के बाहर नहीं होते हैं, उसके प्राधिकार के अंतर्गत ही कार्य करते हैं या स्थापित किए जाते हैं। राज्यपाल को स्वायत्त शासित जिलों को स्थापित या पुनर्स्थापित करने का अधिकार है, अतः राज्यपाल इनके क्षेत्रों को बढ़ा या घटा सकता है। इसके अलावा नाम भी परिवर्तित कर सकता है या सीमाएं निर्धारित कर सकता है। अगर स्वायत्त शासी या स्वशासी जिले में विभिन्न जनजातियां हैं तो इनके क्षेत्रों को वो बढ़ा या घटा सकता है, मतलब डिवाइडेड बाय गवर्नर अमॉन्ग डिफरेंट जो ST हैं, मतलब जनजातियां हैं, उनके हिसाब से इसको विभिन्न स्वशासित प्रदेशों में विभाजित कर सकता है। प्रत्येक स्वशासित जिले के लिए एक जिला परिषद होगी, एक जिला परिषद अर्थात स्वायत्त शासित जिला परिषद ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी, जिसमें कुल 30 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 30 सदस्य होंगे, जिसमें से 4 जो है राज्यपाल द्वारा नॉमिनेटेड होंगे, नामित होंगे, जबकि जो शेष 26 होंगे वह वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किए जाएंगे। निर्वाचित सदस्यों का जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्षों का होगा, जबकि जो नॉमिनेटेड होंगे वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करेंगे। और प्रत्येक स्वायत्त शासित क्षेत्रों में अलग प्रादेशिक परिषद भी होती हैं। जिला व प्रादेशिक परिषद को अपने अधीन क्षेत्रों के लिए, जो भी उनके अधीन क्षेत्र आते हैं उनके लिए विधि बनाने की शक्ति होती है। वह भूमि, वन, नहर या जल सरणी, परिवर्तित खेती, गांव प्रशासन, संपत्ति की विरासत, विवाह व विवाह विच्छेद अर्थात तलाक, सामाजिक रूढ़ियों आदि विषयों पर विधि बना सकते हैं। मतलब इन्हें लेजिस्लेटिव पावर भी होती है।
लेकिन सभी विधियों के लिए राज्यपाल की स्वीकृति जो है यहाँ पर आवश्यक होती है। जिला व प्रादेशिक परिषद अपने अधीन क्षेत्रों में जनजातियों के आपसी मामलों को निपटाने के लिए ग्राम परिषद, जुडिशियल जो इनके पास पावर है, वो ग्राम परिषद या ग्राम न्यायालयों का गठन कर सकती हैं और वे अपील भी सुन सकती हैं। ये जो हैं ये आपके अपील भी सुन सकती हैं। इन मामलों में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का निर्धारण क्या होगा, कहाँ तक वो उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप हो सकता है, इसका निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा जिला परिषद अपने जिले में प्राथमिक विद्यालयों, औषधालयों, बाजारों, फेरी, मत्स्य क्षेत्रों, सड़कों आदि को स्थापित कर सकती है, निर्माण कर सकती है। जिला परिषद साहूकारों पर नियंत्रण और गैर जनजातीय समुदायों के व्यापार पर विनियमन बना सकती है, लेकिन ऐसे विनियमन के लिए राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। इसके साथ ही जिला व प्रादेशिक परिषद को भू राजस्व का आकलन व संग्रहण करने का अधिकार है, मतलब टैक्स रेवेन्यू का भी इनको पावर दिया गया है। वह कुछ भी निर्दिष्ट टैक्सेस भी लगा सकता है। संसद या राज्य विधानमंडल का अधिनियम स्वशासी जिले या स्वशासी प्रदेश में लागू नहीं होता है। ये इस इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। संसद या राज्य विधानमंडल का जो अधिनियम होता है वो स्वशासी जिले या स्वशासी प्रदेश में लागू नहीं होता, और अगर होता भी है तो अपवादों या कुछ फेरबदल के साथ लागू होता है, मतलब वहाँ के हिसाब से उसमें फेरबदल किए जाते हैं। राज्यपाल जो है वो स्वशासी जिलों या परिषदों के प्रशासन की जांच और रिपोर्ट देने के लिए आयोग गठित कर सकता है। राज्यपाल आयोग की सिफारिश पर जिला या प्रादेशिक परिषदों को विघटित कर सकता है। तो ये कुछ प्रावधान थे। अब हम बात कर लेते हैं 5वीं और 6वीं अनुसूची की तुलना कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अनुप्रयोज्यता अर्थात कहाँ पर लागू हो उसको देखें। तो जो 5वीं अनुसूची है, कुल मिला के देखिए, कुल आपके जो 5वीं और 6वीं अनुसूचियाँ हैं, इसके जो आर्टिकल 371 वाला जो प्रावधान है वो आपके 11 राज्यों में है। तो 5वीं अनुसूची के तहत अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान इसके अंतर्गत शामिल हैं, मतलब कुल 7 राज्य शामिल हैं। जबकि 6वीं अनुसूची में 4 राज्य शामिल हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पे परिषद का सृजन की बात करें तो 5वीं अनुसूची में राज्य विधानमंडल के अधिनियम के द्वारा यहाँ पे परिषद का सृजन किया जाता है। जबकि 6वीं अनुसूची में जो स्वशासित जिला परिषद हैं, ठीक, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं, इसका संविधान में प्रावधान किया गया है। स्वायत्तता की बात करें कितनी है, ऑटोनॉमस कितने हैं ये, तो 5वीं अनुसूची में जो भी शामिल हैं, जो भी जनजाति क्षेत्र हैं, वहाँ पे पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 या जो पेशा अधिनियम कहते हैं, इसके तहत 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए ग्राम सभा के माध्यम से स्वशासन होता है यहाँ पर। जबकि जो 6वीं अनुसूची में जो शामिल हैं 4 राज्य, यहाँ पर 5वीं अनुसूची की तुलना में अधिक स्वायत्तता है। 5वीं अनुसूची के तहत जनजातीय सलाहकार परिषद को केवल सलाहकारी शक्तियाँ प्राप्त हैं, परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसके अलावा जो एडीसी जो स्वायत्त शासित जिला परिषद हैं, इनको मतलब जो 5वीं अनुसूची में जो जिला परिषद होती हैं और जो 6वीं अनुसूची में जो जिला परिषद होती हैं, वो 5वीं अनुसूची की तुलना में यहाँ पर 6वीं अनुसूची में अधिक शक्तियों उनको प्राप्त होती हैं। आगे चलते हैं। अगला है केंद्र एवं राज्य सरकारों की उधार लेने की शक्ति के बारे में, बोरोइंग पावर ऑफ द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। सुर्खियों में इसलिए है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 में राज्यों की उधार सीमा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट GSDP को जो है 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया। तो याद रखिएगा कितना किया गया, 3% से 5% किया गया है। अब थोड़ा सा केंद्र और राज्य सरकारों को उधार लेने की शक्तियों की तुलना यदि करें तो सबसे पहला जो आधार लेते हैं वो संवैधानिक प्रावधान की, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। तो केंद्र के लिए क्या है, अनुच्छेद 292 के तहत केंद्र सरकार के पास संसद द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन उधार लेने की अप्रतिबंधित शक्तियां हैं। मतलब संसद ने जो सीमा निर्धारित की है उसके तहत अप्रतिबंधित, कोई उस पर रोक टोक नहीं है। जबकि राज्य के संबंध में अनुच्छेद 293 है, 293 के तहत राज्य विधानमंडल को विधि द्वारा इसे समय समय पर नियत करने की शक्ति दी गई है। अब राज्य क्षेत्रीय या प्रादेशिक प्रतिबंध या टेरिटोरियल रिस्ट्रिक्शन कहाँ से ले सकते हैं, इसके आधार पर देखें तो केंद्र पर कोई प्रतिबंध नहीं है। केंद्र सरकार घरेलू स्रोतों से या विदेशों से उधार ले सकती है, जबकि राज्य सरकारें जो है केवल घरेलू स्रोतों से ही उधार ले सकती हैं, बाहरी स्रोतों से उधार नहीं ले सकती हैं। अन्य प्रतिबंध देखें तो केंद्र पर कोई प्रतिबंध नहीं लागू है, जबकि राज्य सरकारें राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति जो सिक्योरिटी होती है उस पर ऋण ले सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक प्रावधान ये भी है कि यदि केंद्र से पूर्व में राज्यों ने कोई ऋण लिया है और उसको चुकाया नहीं है, तो यदि कोई भी बकाया राशि है
तो अन्य ऋण प्राप्त नहीं किया जा सकता है जब तक आप बकाया ऋण नहीं चुका देते हैं। कुछ अन्य संबंधित तथ्यों को देखें तो संचित या समेकित ऋण शोधन निधि, कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड अर्थात CSF के बारे में। तो हाल ही में क्या हुआ, लॉकडाउन के कारण राजस्व स्रोतों के शिथिल पड़ जाने के कारण राज्यों ने मांग की कि केंद्र जो है वो संचित या समेकित जो ऋण शोधन निधि कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड है CSF, इसमें जमा राशि का उपयोग करने से संबंधित मानदंडों में छूट प्रदान करे। तो अब थोड़ा सा इसके बारे में बात करें तो राज्यों को उनके बाजार ऋणों से मुक्ति या मोचन के लिए RBI ने वर्ष 1999-2000 में समेकित ऋण शोधन निधि CSF का गठन किया था। तो याद रखिएगा किसने गठन किया था, RBI ने 1999-2000 में। CSF एक आरक्षित निधि है, इसे राज्यों द्वारा उनके ऋण दायित्वों के परिशोधन अर्थात ऋण मुक्ति के लिए सृजित किया गया है। राज्य सरकारें अपनी देनदारियों के भुगतान के लिए CSF अर्थात संचित या समेकित ऋण शोधन निधि को भारतीय रिजर्व बैंक के पास बफर के रूप में बनाए रख सकती हैं। CSF अर्थात समेकित ऋण शोधन निधि योजना के तहत राज्य सरकार अपनी भविष्य की देनदारियों के पुनर्भुगतान के लिए बफर सृजित करने हेतु CSF में अपनी वार्षिक बकाया देनदारियों के 1 से 3% तक का योगदान कर सकती हैं। प्रारंभ में 11 राज्यों ने ऋण शोधन निधियों को सृजित किया था। बाद में 12वें वित्त आयोग जो कि वर्ष 2005 से 2010 तक के लिए थी, इसने अनुशंसित किया मतलब अनुशंसा की कि सभी राज्यों के पास सभी ऋणों के परिशोधन हेतु ऋण शोधन निधि होनी चाहिए। ऐसे ऋणों में ये जिनका परिशोधन होना है, ऐसे ऋणों में बैंकों से प्राप्त ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि अर्थात इंग्लिश में कहें नेशनल स्मॉल सेविंग फंड NSSF से संबंधित देयताएं आदि शामिल हैं। जो लायबिलिटी है वो भी इसमें शामिल है। यदि निधि जो है यह जो निधि है यह राज्यों की संचित निधि से बाहर, मतलब ये संचित निधि पे नहीं है, संचित निधि से बाहर जो लोक लेखा अर्थात पब्लिक अकाउंट है उसमें प्रबंधित की जाती है। इसको मतलब संचित निधि में शामिल नहीं किया जाता, जो आप राज्यों का जो लोक लेखा होता है पब्लिक अकाउंट उसमें इसको प्रबंधित किया जाता है। और इसका उपयोग ऋणों के मोचन को छोड़कर मतलब ऋण शोधन को छोड़कर किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता। तो इस पर नहीं किया जा सकता, इस पर ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार यह बेहतर राजकोषीय प्रशासन को सुनिश्चित करता है। आगे चलते हैं, अगला है अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370 के बारे में। सुर्खियों में यह क्यों है, क्योंकि पिछले वर्ष अर्थात 2020 में 5 अगस्त में अनुच्छेद 370 और 35A के उत्साधन मतलब उसको समाप्त करने तथा जम्मू और कश्मीर के प्रशासनिक पुनर्गठन का 1 वर्ष पूर्ण हुआ। अगस्त 2019 में इसको लागू किया गया था। मतलब जो अनुच्छेद 370 है और 35 से इसको समाप्त किया गया था। थोड़ा सा इसका जो बैकग्राउंड है 370 का और 35A का, इसको बैकग्राउंड देखते हैं। तो वर्ष 1948 में भारत सरकार ने पाकिस्तान के आक्रमण के विरुद्ध कश्मीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कश्मीर के शासक के साथ विलय संधि पर हस्ताक्षर किए थे। विलय संधि पर हस्ताक्षर करने के उपरांत संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 370 अंतर्विष्ट किया गया था। इस अनुच्छेद को अस्थायी, याद रखिएगा अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान घोषित किया गया था, जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने का प्रावधान करता था। इस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र को आपके 4 मामले रक्षा, विदेश मामले, वित्त और संचार को छोड़कर अन्य कानून लागू करने के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता होती थी। साथ ही इसके अलावा राज्य के निवासी अन्य भारतीय नागरिकों की तुलना में नागरिकता, सिटीजनशिप, संपत्ति के स्वामित्व, पृथक दंड संहिता और मूल अधिकारों से संबंधित कानूनों के एक पृथक समूह के अधीन शासित होते थे। मतलब इनके लिए नागरिकता का, संपत्ति के स्वामित्व का, पृथक दंड संहिता का और मूल अधिकारों से संबंधित कुछ अलग प्रावधान थे। अगस्त 2019 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान जम्मू कश्मीर में लागू आदेश 2019 प्रख्यापित किया, मतलब पारित किया, जिसमें यह उपबंध किया गया था कि भारतीय संविधान के प्रावधान जो है जम्मू कश्मीर में लागू होंगे। इसका प्रभावी अर्थ यह था कि जम्मू कश्मीर के लिए पृथक संविधान का आधार निर्मित करने वाले सभी प्रावधान समाप्त हो जाएंगे। इसके साथ ही अनुच्छेद 35A स्वतः ही समाप्त हो गया। साथ ही संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया गया, जिसके माध्यम से जम्मू कश्मीर को 2 संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात यूटीज में पुनर्गठित किया गया। पहला, विधानसभा के साथ जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा विधानसभा रहित लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र। अब थोड़ा सा और चीजें देखते हैं। अनुच्छेद 370 और
अनुच्छेद 35A के बारे में। तो अनुच्छेद 370 में जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान किए गए थे। यह अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए स्वयं के पृथक संविधान द्वारा शासित होने अर्थात रक्षा, वित्त, विदेश मामले और संचार को छोड़ करके कि शासित होने की विशेष शक्ति प्रदान करता था। अनुच्छेद 370 के अनुसार रक्षा, विदेश मामले, वित्त और संचार को छोड़कर अन्य सभी विधियों को लागू करने के लिए संसद को राज्य सरकार की सहमति आवश्यक होती थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 से व्युत्पन्न हुआ था, डेरिवेटिव था 35A। इसके द्वारा जम्मू और कश्मीर विधानमंडल को राज्य के स्थायी निवासियों, उनके विशिष्ट अधिकारों और विशेषाधिकारों को परिभाषित करने की शक्तियां प्रदान की थी। अब ये जो कदम उठाया गया 370 हटाने का और 35A का, इसके निहितार्थ क्या हैं, इसका प्रभाव क्या हुआ? तो अब जम्मू और कश्मीर में भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। जम्मू और कश्मीर का अब कोई पृथक ध्वज नहीं होगा, पहले पृथक ध्वज था। जम्मू और कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल पूर्ववर्ती 6 वर्षों की बजाय अब 5 वर्षों का होगा। रणवीर दंड संहिता, जम्मू कश्मीर की पृथक दंड संहिता जो है उसे रणवीर दंड संहिता के नाम जानते हैं, यह भारतीय दंड संहिता द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगी, मतलब यह समाप्त हो गई। अनुच्छेद 356 जिसके अंतर्गत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता था, किया जा सकता है, अब जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र पर भी लागू होगा। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज में प्रवेश और राज्य सरकार की नौकरियों में केंद्रीय कोटा कानून, आरक्षण संबंधी कानून लागू होंगे। अन्य राज्यों के लोग अब जम्मू कश्मीर में भी संपत्ति व निवास संबंधी अधिकार प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ अब सूचना का अधिकार अधिनियम RTI एक्ट 2005 लागू होगा। जम्मू और कश्मीर संविधान के कुछ प्रावधान जिसके तहत राज्य के बाहर किसी व्यक्ति से विवाह करने वाली स्थानीय महिला को राज्य अर्थात जम्मू कश्मीर में संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया जाता था, अब अमान्य हो सकते हैं। अब थोड़ा सा संबंधित कुछ घटनाक्रम इस संबंध में देखें तो जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 के बारे में, तो गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में नई प्रशासन इकाई के रूप में जिला विकास परिषदों, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल DDC की स्थापना को सुविधाजनक बनाने और 73वें संविधान संशोधन के या 73वें संशोधनों के प्रावधानों को शामिल करने हेतु, ग्राम पंचायत संबंधित प्रावधानों को शामिल करने हेतु जम्मू और कश्मीर पंचायत राज अधिनियम में संशोधन किया है। अब जो नवीन संरचना है यहाँ की अर्थात जिला विकास परिषद, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये परिषदें जो हैं अर्थात जिला विकास परिषद, ये जिला योजना और विकास बोर्डों, जो इसके पहले जिला योजना और विकास बोर्ड होते थे, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, उनको प्रतिस्थापित करेंगे। यहाँ पे ज्ञात तो होगा कि इन बोर्डों की अध्यक्षता एक पहले जो है ये जो बोर्ड होते थे जिला योजना और विकास बोर्ड, इनकी अध्यक्षता एक कैबिनेट मंत्री द्वारा की जाती थी तथा सांसद और विधायक एवं विधान पार्षद जो परिषद के सदस्य होते थे इसके सदस्यों के रूप में कार्य करते थे, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर में विधान परिषद थी। तथा जिला उपायुक्त जो होते हैं इसके सदस्य सचिव होता था। अब नए ढांचे में जो जिला विकास परिषद आया है इसमें एक जिला विकास परिषद और एक जिला योजना समिति, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी शामिल होगी। जो DDC होगा, जिला विकास परिषद, जिला विकास परिषद में प्रत्येक जिले से निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये जो DDC होगा इसमें प्रत्येक जिले से निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होंगे और निर्वाचित प्रतिनिधियों में से नियुक्त एक अध्यक्ष द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। और जो जिला विकास परिषद होंगे इनका कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष का होगा। इसके अलावा जिला विकास परिषद के अधिकार क्षेत्र के तहत नगर पालिका या नगर निगम के रूप में जो नामित क्षेत्र हैं इनको छोड़कर संपूर्ण जिला जो है वो शामिल होगा। मतलब इसमें इनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नगर पालिका और नगर निगम वाले क्षेत्र नहीं आएंगे। जिला विकास परिषद के जो कार्य हैं उसको देखें तो जिला विकास परिषद जिला योजनाओं और पूंजीगत व्यय को तैयार करने एवं उसका अनुमोदन प्रदान करेगी। अब प्रत्येक जिला विकास परिषद जो जिला विकास परिषद है इसके तहत 5 स्थायी समितियां गठित की जाएंगी। ये समितियां जो हैं वित्त, विकास, लोक निर्माण कार्य, स्वास्थ्य और शिक्षा एवं कल्याण से संबंध होंगी। जिला विकास परिषद जो ये परिषद होंगी ये हल्का पंचायतों और प्रखंड विकास परिषदों के कार्यों का पर्यवेक्षण करेंगी, जिन्हें वर्ष 1989 के उपर्युक्त अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था। इसके अलावा नियोजन प्रक्रिया को शामिल कर जिला विकास परिषद के कार्यों के दायरे को बढ़ाया गया है। नियोजन प्रक्रिया जो प्लानिंग प्रोसेस होती है, नियोजन प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों को हस्तांतरित किया गया है। इससे पूर्व जो है जो DDB थी, मतलब आपके यहाँ पर पहले जो इसके पहले जिला योजना और विकास बोर्ड होते थे, ये ही योजना और विकास संबंधी कार्यों का कार्यान्वयन करते थे।
अब थोड़ा सा बात करते हैं केंद्र द्वारा जम्मू एवं कश्मीर के भूमि संबंधी कानूनों में जो संशोधन किया गया है। तो सरकार ने जम्मू और कश्मीर विकास अधिनियम की धारा 17 में उल्लिखित राज्य के स्थायी निवासी पद का लोप कर दिया है। इससे जो इस संघ शासित क्षेत्र में भूमि संबंधी मामलों के निपटान से संबंधित था, अगस्त 2019 से पहले अर्थात अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को निरस्त किए जाने से पूर्व गैर निवासी, मतलब जम्मू कश्मीर में जो लोग नहीं रहते थे या जम्मू कश्मीर के निवासी नहीं थे, जम्मू कश्मीर में किसी अचल संपत्ति का क्रय नहीं कर सकते थे। इसके अलावा नए कानूनों के अंतर्गत सरकार स्वास्थ्य सेवा एवं शैक्षणिक संस्थानों को बढ़ावा देने के लिए किसी व्यक्ति या संस्था के पक्ष में भी भूमि हस्तांतरित कर सकती है। हालांकि ये संशोधन, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये संशोधन गैर कृषकों को, जो कृषक नहीं है, उनको कृषि भूमि के हस्तांतरण की अनुमति नहीं देता है। लोकसभा द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य भाषा विधेयक 2020 पारित किया गया। इसके संबंध में देखें तो इस विधेयक में कश्मीर, डोगरी और हिंदी 3 भाषाएं हैं, याद रखिएगा, कश्मीरी, डोगरी तथा हिंदी को नवनिर्मित जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की राजभाषाओं का दर्जा प्रदान करने का उपबंध किया गया है। इससे पूर्व यहाँ पर केवल अंग्रेजी और उर्दू ही राजभाषा थी। देखिए, संविधान का जो भाग 17 है, 17 जो कि राजभाषा संबंधित है, तो 17 के अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा के संबंध में विशिष्ट प्रावधान है या विभिन्न प्रावधान है। तो इसमें अनुच्छेद 343 में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है वो देवनागरी होगी। आगे चलते हैं, अंतर राज्य परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में बात कर लेते हैं। तो चर्चा में इसलिए क्योंकि हाल ही में अंतर राज्य परिषद का पुनर्गठन किया गया है। तो इसका गठन कैसे हुआ? तो सरकारिया आयोग के अनुशंसा पर इसका गठन किया गया। वर्ष 1990 में राष्ट्रपति के आदेश से गठित होता है और इसका ये संविधान में प्रावधान देखें तो अनुच्छेद 263 इसे संवैधानिक आधार प्रदान करता है। मतलब अनुच्छेद 263 में इसके बारे में आपका प्रावधान, अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में प्रावधान किया गया है। अब इसकी विशेषताएं क्या है? तो इसकी विशेषताएं में यह है शामिल, मतलब किस तरीके कार्य करता है। तो केंद्र, राज्य और राज्यों के मध्य विवादों के निपटान के लिए यह सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा यह विवादों की स्थिति में आपसी समन्वय को प्रोत्साहन देता है और यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय नहीं है। मतलब ये ऐसा नहीं एक बार गठित कर दिया गया तो हमेशा चलेगा, ये बार बार इसका पुनर्गठन होता रहता है। इस प्रकार से यह स्थायी नहीं है परंतु संवैधानिक है। अब थोड़ा सा और देखें तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं और इसमें जो है प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में शामिल होते हैं। इसके अलावा सभी राज्यों और विधानसभाओं, जो विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्र हैं उसके मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा जो विधानसभा रहित संघ राज्य क्षेत्र हैं उनके प्रशासक, अर्थात यदि वहाँ पे उपराज्यपाल कहलाते हैं तो उपराज्यपाल, वो यहाँ पर शामिल होते हैं। इनके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री सहित प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट अर्थात नॉमिनेटेड 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, मतलब उसमें गृह मंत्री को भी शामिल किया जाएगा, 6 में गृह मंत्री भी काउंट होंगे, ये इसमें शामिल होते हैं। अब अंतर्राज्य परिषद के अंतर्गत ही एक स्थायी समिति होती है, इस परिषद की एक स्थायी समिति होती है जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। और इसके अंतर्गत क्षेत्रीय स्थायी समितियाँ होती हैं, ठीक है, क्षेत्रीय, अलग अलग क्षेत्रीय होती हैं, स्थायी समितियाँ होती हैं। इसके अध्यक्ष, सारी जो क्षेत्रीय समिति स्थायी समितियाँ होती हैं उसके अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। और इसमें जो सदस्य के रूप में कौन शामिल होते हैं? सदस्य के रूप में 5 कैबिनेट मंत्री, मतलब गृह मंत्री के साथ 6 कैबिनेट मंत्री थे ना, तो जो बाकी 5 बचते हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा 9 मुख्यमंत्री, जो क्षेत्र रीजनल वाइज होगा उसके 9 मुख्यमंत्री होंगे वो इसमें शामिल होते हैं। वर्ष 1990 के आदेश में कुछ संशोधन किया गया है। क्या किया गया? यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है तो जो परिषद की बैठक होंगी उसमें संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री नहीं बल्कि राज्यपाल सम्मिलित हो सकता है तथा अध्यक्ष द्वारा जो भी इसकी अध्यक्षता करेंगे, मतलब जैसे कि आपके प्रधानमंत्री या यहाँ पर गृह मंत्री द्वारा अन्य केंद्रीय मंत्रियों में से स्थायी आमंत्रितों को नाम निर्देशित करना, ये भी इसमें शामिल होगा, ठीक है। जो भी केंद्रीय मंत्री हैं, अन्य केंद्रीय मंत्री, उसमें से स्थायी आमंत्रितों को नॉमिनेट करना शामिल किया गया है। इससे संबंधित जो अन्य संबंधित तथ्य हैं उसको थोड़ा देखें, ये इसको और कहाँ पे ये आया, तो देखिए महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद के संदर्भ में भी इसकी व्याख्या हो सकती है। तो यह जो महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद है, यह विवाद कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा पर विस्तृत 7000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर नियंत्रण से संबंधित है। वर्तमान में यह क्षेत्र जो है कर्नाटक के बेलगावी, उत्तर कन्नड़, बीदर और गुलबर्गा आदि जिलों में विस्तारित है। राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए जो उपबंध तंत्र है हमारे पास या देश में, वो क्या है? तो अनुच्छेद 3 जो है
इसके तहत संसद को नए राज्यों का निर्माण करने और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 131 जो है वो केंद्र राज्य के विवाद या अंतर राज्य किसी दो राज्यों के मध्य विवाद या केंद्र और कई राज्यों के समूहों का विवाद, इनके विवादों से निपटने के लिए उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता को रेखांकित किया गया है अनुच्छेद 131 में। वर्ष 2004 में महाराष्ट्र सरकार इस विवाद को उच्चतम न्यायालय के समक्ष लेकर गई थी। अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति को अंतरराज्य परिषद के गठन का अधिकार प्रदान किया गया है, जो राज्यों के मध्य विवादों को समाधान के बारे में परामर्श दे सकता है। अब अगला है आकांक्षी जिला कार्यक्रम, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बारे में, एडीपी जिसे शॉर्ट में कर सकते हैं। तो सुर्खियों में इसलिए रहा कि हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस और सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव द्वारा संयुक्त रूप से आकांक्षी जिला कार्यक्रम, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की एक मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की गई है। अब इस आकांक्षी जिला कार्यक्रम के बारे में थोड़ा देखें तो इस आकांक्षी जिला कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा देश के सबसे अविकसित जिलों के सामाजिक आर्थिक संकेतकों में जो इंडिकेटर्स हैं उसमें तेजी से सुधार लाने के लिए जनवरी 2018 में प्रारंभ किया गया था। तो याद रखिए किस सन में, जनवरी 2018 में। वर्तमान में इस कार्यक्रम को भारत के 739 जिलों में से 112 जिलों में लागू किया गया है। इन आकांक्षी जिलों में संपूर्ण देश के 35 वामपंथी उग्रवाद, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, EWE से जो प्रभावित जिले हैं वो 35 जिले भी शामिल हैं। यह कार्यक्रम जो है निम्नलिखित विचारों से प्रेरित है जो नीति और शासन को अपनाने हेतु सरकार की मंशा को प्रकट करती है। क्या चीजें हैं इसमें? सफलता से और आगे आर्थिक उपाय करना। दूसरा, समान क्षेत्रीय विकास को सुनिश्चित करना। तीसरा, सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद के माध्यम से परिवर्तन का संचालन करना, मतलब यहाँ पे सामाजिक आर्थिक जो इंडिकेटर्स उसमें सुधार करना। यह कार्यक्रम जीवन की गुणवत्ता और साथ ही साथ नागरिकों की आर्थिक उत्पादकता को भी प्रत्यक्षता प्रभावित करने वाले 5 मुख्य विषयों जो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं 5 क्षेत्र, उन विषयों में व्यवहारिक एवं मापन योग्य सामाजिक प्रगति के परिणामों पर ही यह केंद्रित है। इन 5 मुख्य विषयों में जो शामिल है वो है आपका स्वास्थ्य और पोषण, जिसे 30% वेटेज दिया गया है। शिक्षा को भी 30% वेटेज है। कृषि एवं जल संसाधन 20% वेटेज है। वित्तीय समावेशन को 5% वेटेज दिया गया है। कौशल विकास को 5% और मूलभूत अवसंरचना को 10%। तो इसके तहत ये जो 5 क्षेत्र हैं जो कि आपका सामाजिक प्रगति के से प्रत्यक्षता या उसको प्रत्यक्षता जो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, तो ये 5 क्षेत्र हैं आपके: स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और मूलभूत अवसंरचना। उपयुक्त विषयों को, इन 5 विषयों को पुनः 49 संकेत को इंडिकेटर्स में विभाजित किया गया है। और यह जो कार्यक्रम है 3 प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है जो 3C, जिसको 3C दृष्टिकोण से परिलक्षित होता है, मतलब इसको 3C दृष्टिकोण भी कह सकते हैं। पहला C कन्वर्जेंस, इसका मतलब केंद्र एवं राज्य योजनाओं का अभिसरण, मतलब जो केंद्र और राज्य की योजनाएं हैं इन जिलों में उसका कन्वर्जेंस होना, अभिसरण होना मतलब उसका फैलाव होना, ठीक है, उसको ऊपर से नीचे तक डिस्ट्रीब्यूट होना या नीचे तक पहुंचाना। दूसरा, केंद्र राज्यों, जिलों व नागरिकों के मध्य सहयोग होना, अर्थात कोलैबोरेशन का, तभी कोई जिला जो है आपके आगे बढ़ेगा सामाजिक आर्थिक इंडिकेटर पर। इसके अलावा जिलों के मध्य प्रतिस्पर्धा, जब जिलों के मध्य एक दूसरे से आगे निकलने की कंपटीशन होगा तभी वो बेहतर कार्य करेंगे, ये भावना जब होगी तो वो बेहतर कार्य करेंगे। तो 3C है, कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन और कंपटीशन। इस कार्यक्रम की मूल संरचना के बारे में बात करें तो केंद्रीय स्तर पर नीति आयोग जो है द्वारा इस कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है और प्रत्येक संबंधित मंत्रालय ने जिलों की प्रगति के संवर्धन हेतु उत्तरदायित्व स्वीकार किया है। मतलब जिस मंत्रालय का से संबंधित जो भी योजना है उनको यहाँ लागू करने के लिए उनका उत्तरदायित्व है। राज्य सरकारें परिवर्तन की मुख्य संचालक है, मतलब उन योजनाओं को लागू कौन करेगी? बनाया तो नीति आयोग ऊपर देख रहा है, उसको लागू इंप्लीमेंट कौन करेगा राज्यों में? तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। प्रत्येक राज्य ने कार्यक्रम के क्रियान्वयन के साथ साथ इसकी प्रगति की निगरानी करने के लिए अपने मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी किया है तथा प्रत्येक जिले के लिए अतिरिक्त सचिव या संयुक्त सचिव रैंक के एक केंद्रीय प्रभारी अधिकारी को नियुक्त किया गया है जो अपने स्थानीय स्तर के निष्कर्षों के आधार पर प्रतिक्रिया और अनुशंसा प्रदान करेगा। इसके साथ इस कार्यक्रम के तहत नीति आयोग द्वारा डेल्टा रैंकिंग जारी की जाती है। इसके अंतर्गत चैंपियंस ऑफ चेंज डैशबोर्ड एक ऑनलाइन डैशबोर्ड है। इसके माध्यम से 5 मुख्य क्षेत्र विषयों, जो हमने ऊपर 5 मुख्य क्षेत्र बात किए,
उन क्षेत्रों में संपादित किए मासिक सुधारों, मतलब मंथली जो भी सुधार हो, उनके आधार पर जिलों को रैंक प्रदान की जाती है। थोड़ा सा यहाँ पर ये जो 2 संस्थाएं जिन्होंने इनके संबंध में मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की थी उसकी बात कर लेते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के बारे में, तो ये भारत में केंद्रित एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। यह प्रतिस्पर्धा एवं रणनीति संबंधी अनुसंधान और ज्ञान के निकाय के संवर्धन के प्रति समर्पित है। यह हाल ही में जारी भारत नवाचार सूचकांक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019, ये तीसरा इंडेक्स आया है इसके संबंध में नीति आयोग का नॉलेज पार्टनर था, ज्ञान साझेदार भी था। मतलब इसने ये जो है नीति आयोग के साथ, नीति आयोग ने इस सूचकांक को जारी किया। इसका जो मिलकर जिसने बनाया वो था आपका इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव, ये संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित एक गैर लाभकारी संगठन है जो सामाजिक प्रगति सूचकांक सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स SPI प्रकाशित करता है। तो याद रखिएगा इस बात को, सामाजिक प्रगति सूचकांक कौन जारी करता है? तो सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की एक गैर लाभकारी संगठन है। यह सूचकांक देशों द्वारा अपने नागरिकों की सामाजिक और पर्यावरणीय आवश्यकताओं के लिए किए गए प्रयासों का मापन करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग ने इन चीज़ों के बारे में हमें चर्चा की। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।